हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सेटलमेंट एट कैलकटा यानी कि कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह आई और कैसे इसने वहां पे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की और क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे हुआ, सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि 1600 के चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले तो भारत में आई। अब भारत में आने के बाद सन 1613 में उन्होंने क्या किया, सूरत में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। फिर इन्होंने मुंबई में की, मद्रास में की और उसके बाद कोलकाता इनका अगला निशाना था। यानी कि ये हर जगह बढ़ते ही जा रहे थे, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस तरह सन 1690 ईस्वी में अंग्रेजों का एक दल यानी कि पूरी की पूरी इनकी एक टीम कोलकाता आई और कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। यानी कि ये जो आप फोर्ट विलियम देख रहे हो, ये जो बिल्डिंग है, इसकी स्थापना की गई और ये कहाँ पे है? नियर हुगली नदी। नियर हुगली नदी यानी कि कैलकाटा में तो है, लेकिन किसके पास है? हुगली नदी जो है उसके पास है। तो ये थी फोर्ट विलियम की स्टोरी। अब क्या होता है कि सन 1699 में कोलकाता को प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया। जैसे मद्रास को इन्होंने प्रेसिडेंसी नगर बनाया, मुंबई को इन्होंने प्रेसिडेंसी नगर बनाया, उसी तरह 1699 में कोलकाता को भी प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया और उसके प्रशासन के लिए गवर्नर काउंसिल की नियुक्ति की गई। यानी कि इसमें क्या होता था, एक गवर्नर जनरल होता था और उसकी काउंसिल होती थी। काउंसिल का मतलब है परिषद, यानी कि एक परिषद होती थी जिसमें गवर्नर जनरल के सदस्य होते थे, यानी कि एक टीम होती थी पूरी। तो इसमें एक होता था हेड और उसके 4-5 ये सिपाही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके प्रशासन के लिए गवर्नर और काउंसिल की स्थापना की गई। फिर क्या होता है कि कोलकाता में लगान यानी कि जो टैक्स होता था, टैक्स को एकत्र करने के लिए कंपनी ने एक कलेक्टर नियुक्त किया। यानी कि ऐसा तो है नहीं कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद जाएगी और जा जाके एक एक इंसान से टैक्स लेगी। तो उस टैक्स को लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में एक कलेक्टर की नियुक्ति की, यानी कि एक कलेक्टर को हायर किया। ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था क्योंकि इसे लगान वसूलने का अधिकार था। अब कोई तुच्चा मुच्चा तो था नहीं, ये था इंपॉर्टेंट व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इसे लगान यानी कि टैक्स वसूलने का अधिकार प्राप्त था। ये एक कलेक्टर था, एक ऑफिसर था। अब देख लेते हैं न्याय प्रशासन, यानी कि जो कैलकटा था, यहाँ पे किस तरह का न्याय प्रशासन था। यहाँ क्या था कि मुगल साम्राज्य के अधीन जो लगान था यानी कि जो टैक्स था उसे जमींदार वसूल करते थे। यानी कि ये स्टार्टिंग में आए थे। अब आते ही अगर ये बोलते कि जी हम लेंगे सारा टैक्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं था। कहीं पे मुगल का जो शासन था, जहाँ पे मुगल का शासन था वहां पे जो जमींदार होते थे वो टैक्स लेते थे। दीवानी और फौजदारी मुकदमे काजी सुनते थे। यानी कि जो मोमडन लॉ में जो काजी मुफ्ती ये लोग होते हैं, तो ये दीवानी और फौजदारी के मुकदमे सुनते थे। फौजदारी मामलों में नवाब स्वयं न्यायाधीश होता था, यानी कि जो जज होता था वो होता था नवाब। और मृत्यु दंड के लिए उसकी अनुमति आवश्यक थी। यानी कि अगर तुम्हें कोर्ट में किसी को मृत्यु दंड देना है तो तुम्हें नवाब से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो फौजदारी मामले हैं ना, क्रिमिनल केसेस, वहां पे नवाब जो है वो ही मेन आदमी है। तो इस टाइम की ये थी न्याय प्रशासन, ठीक है। अब क्या था कि नवाब का जो न्याय प्रशासन जो संबंधी कार्य था न्याय प्रशासन से रिलेटेड, देखो अभी अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो नवाब था, ये जो नवाब था ये एक स्वयं न्यायाधीश होता था। कहाँ का न्यायाधीश? फौजदारी, यानी कि जो क्रिमिनल मामले थे उनका जज ये होता था। कौन होता था? नवाब, ठीक है। तो नवाब का जो न्याय प्रशासन था उसके संबंधी कार्य दरोगा और आलिया करते थे और छोटे मोटे जो फौजदारी मामले थे उन्हें कोतवाल दिखता था। यानी कि जो बड़े मामले हैं या फिर जब तुम्हें मृत्यु दंड देना है तो तुम्हें नवाब से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और नवाब की हेल्प करने के लिए उस टाइम पे दरोगा होते थे, आलिया होते थे, ठीक है। और अगर जो छोटे मोटे फौजदारी मामले हैं वो कौन देखता था? वो देखता था आपका कोतवाल, ठीक है। न्याय व्यवस्था न्यायाधीश की स्वच्छता तथा विवेक पर निर्भर करती थी। यहाँ कोई निश्चित प्रक्रिया अथवा कानून नहीं था। जैसे आज निश्चित कानून है कि चोरी करोगे तो थोड़ा बहुत तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, जेल में डाल देंगे। किसी का मर्डर करोगे तो जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी। उस टाइम पे ऐसी कोई निश्चित विधि नहीं थी। यानी कि मन कर रहा है तो किसी को तुमने कठोर दंड दे दिया, मन कर रहा है तो किसी को आसान दंड दे दिया। तो ये उस टाइम पे चलता था। समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना। अब कंपनी के द्वारा न्याय प्रशासन, यानी कि अभी हमने मुगल वाला पढ़ा, अब कंपनी का सुनो। अन्य जमींदारों की भांति ही कोलकाता, सूतनती और गोविंदपुर की न्याय व्यवस्था कंपनी के द्वारा की जाती थी। यानी कि जो आप कोलकाता देख रहे हो, इसमें कोलकाता से लगा हुआ है ये गोविंदपुर, कालिकता, सूतनती, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे कोलकाता से लगे हुए हैं। गोविंदपुर ये रहा, सूतनती ये रहा, कोलकाता भी कोलकाता के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो इनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो कंपनी के द्वारा देखी जाती थी।
इस कार्य के लिए काउंसिल के एक सदस्य की नियुक्ति कलेक्टर के पद पे हुई, यानी कि एक इंसान को कलेक्टर बनाया गया। और वो किसे बनाया गया? जो हमने गवर्नर जनरल एंड काउंसिल पढ़ी थी ना, जीएसी, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, उसके एक सदस्य को कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया। और वो क्या करता था? वो दीवानी, फौजदारी, लगान से रिलेटेड मामले देखता था। अतः जिसे कलेक्टर के पद पे नियुक्त किया जाता था वो लगान संबंध जिसे कलेक्टर के पद पे नियुक्त किया जाता था वो लगान, दीवानी और फौजदारी संबंधी मामलों को देखता था। फौजदारी के मामले में न्याय प्रशासन बिना जूरी की सहायता के काम करता था और साधारण कारावास, देश निकाला या आर्थिक दंड दिया जाता था। यानी कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे देश निकाला देते थे। देश निकाला के अंतर्गत क्या होता था कि देश से निकाल देते थे, और आर्थिक दंड यानी कि तुम्हें फाइन वगैरह देना पड़ेगा, और साधारण कारावास होता था कि 1 दिन के लिए बंद कर दिया, 2 दिन के लिए बंद कर दिया, ठीक है। और मृत्यु दंड में गवर्नर और काउंसिल की इजाज़त आवश्यक थी। यानी कि ये जो कलेक्टर जो बनाया गया था, या फिर इस टाइम पे जो भी जूरी पद्धति लागू थी, कुछ भी था, अगर तुम्हें किसी को मृत्यु दंड देना है तो ऐसी कंडीशन में तुम्हें गवर्नर और काउंसिल की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नर और काउंसिल जो थी वो हाईएस्ट अथॉरिटी थी। उस टाइम पे गवर्नर और काउंसिल जो थी वो सबसे बड़ी थी, क्योंकि वो इंग्लैंड के जो किंग थे उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे काम पे लगाई हुई थी। अगला है, कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध अपील गवर्नर और काउंसिल में की जा सकती थी। वही बात है कि जो गवर्नर और काउंसिल है वो सबसे बड़े हेड थे, ठीक है। तो किसी को कोई भी दिक्कत है, कोई भी अपील करनी है, कोई भी बात है, तो गवर्नर और काउंसिल में की जा सकती है। अगला है, इसके साथ साथ कलेक्टर को लगान संबंधी मामले सुनने का अधिकार था। यानी कि कलेक्टर जो होता था वो लगान तो लेगा ही लेगा, फौजदारी, सिविल के मामले भी देख लेगा, लेकिन साथ ही साथ वो अगर कोई मामला सुनने का है, यानी कि जो केस है लगान संबंधी केस, उस केस को भी सुन सकता है। फिर यदि कोई किसान यदि कोई किसान टैक्स नहीं देता था तो उसे शारीरिक दंड दिया जाता था। मान लो किसी किसान ने टैक्स नहीं दिया, यानी कि जो समय पे अपना टैक्स यानी कि कर देना पड़ता था वो कर नहीं दिया, तो ऐसी कंडीशन में उसे शारीरिक दंड दिया जा सकता था। चलते हैं, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना। लॉ रिलेटेड आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे डीएम करके ले सकते हैं। क्या टर्म एंड कंडीशन है बता दिया जाएगा। लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चैनल है जहाँ पे मैं नोट्स शेयर करती हूँ। सो समझ में आया हो तो बस कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।